नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि का भाग 2। इसमें हमें सीखना है ओजोन मंडल या ओजोन स्फीयर के बारे में विस्तार से। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं वो देखेंगे, और भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो भी सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओजोन मंडल क्या है ये हमें सीखना है। देखिए, हमने पिछले भाग में ये सीख लिया था कि ओजोन मंडल हमारा जो पहला वायुमंडल का स्तर है जो कि ट्रोपोस्फियर कहलाता है, उसके बाद अगले स्तर यानी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। तो समताप मंडल में इसके अंदर हमें ओजोन मंडल मिलता है। तो यहाँ से मतलब पहला जो स्तर है जिसको हमने कहा ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ मंडल सीमा आती है, और क्षोभ मंडल सीमा के ख़त्म होने के बाद से समताप मंडल शुरू होता है। मतलब क्षोभ मंडल हमें पता है कि लगभग 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद से हमारा समताप मंडल शुरू हो जाता है, और समताप मंडल के अंदर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा ओजोन मंडल फैला हुआ है, जो कि समताप मंडल का ही हिस्सा होता है। ये हमने पिछले भाग में सीख लिया था। आज हमें इसी समताप मंडल के अंदर जो ओजोन मंडल है, इस ओजोन मंडल की विस्तार पूर्वक जानकारी लेनी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल का विस्तार होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, वायुमंडल का 90% ओजोन हमें स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है। ठीक है, मतलब समताप मंडल में जो ओजोन है वो अकेला ही पूरा का पूरा ओजोन वहाँ पे जमा नहीं हुआ है, वो 90% ओजोन है। बाकी का 10% कहीं और पाया जाता है। उस 10% में से बहुत सारा हमें ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब वायुमंडल में ओजोन मंडल पूरी तरह से स्ट्रेटोस्फियर में जमा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका बहुत सारा हिस्सा, 90% हिस्सा वहाँ पे समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फियर में हमें मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम हिस्सा, 10% में से कुछ हिस्सा हमें पहले स्तर में, वायुमंडल के पहले स्तर कौन सा, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ओजोन मंडल जो है उसका पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ स्ट्रेटोस्फियर में हो ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा बहुत हिस्सा हमें ट्रोपोस्फियर में भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि ये तो एक गैस की बात हो रही है, और गैस कभी इस तरह से 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ही सीमित रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ भी जाता है। इसलिए हमें एकदम निर्दिष्ट रूप से ये जो संख्या है ये नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही लगभग शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए क्या वायुमंडल की पूरी ओजोन गैस सिर्फ स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, सिर्फ समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में पूरा का पूरा ओजोन समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में नहीं मिलता। थोड़ा बहुत ओजोन हमें ट्रोपोस्फियर में या क्षोभ मंडल में भी मिलता है। तो ओजोन गैस अल्प मात्रा में ट्रोपोस्फियर में भी पाया जाता है। ओजोन क्या होता है? एक हल्का नीला गंधयुक्त गैस
होता है। तो अगर ओजोन का रंग आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हल्का नीला है और जिसकी एक गंध होती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से ओजोन गैस का निर्माण लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, देखिए पिछले क्लास में हम लोग जब ओजोन वायुमंडल के स्तरों की चर्चा कर रहे थे तो हमने इस तरह से सबसे पहले देखा था क्या है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के लिए टी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद क्या आता था, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर के लिए एस लिख दे रहा हूँ। उसके बाद क्या आता था, उसके बाद आता था मध्य मंडल। मध्य मंडल के लिए या मेसोस्फियर के लिए मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूँ। यहाँ पर लगभग ऊंचाई 14 किलोमीटर की होती थी। उसके बाद ये जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर है ये कहाँ तक फैला हुआ था, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था। उसके बाद से शुरू होता था मध्य मंडल या मेसोस्फियर जो कि 80 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद हमारा था थर्मोस्फियर जिसको हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं। तो इसलिए इसको TH दे देते हैं नाम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T दिया है तो थर्मो तापमंडल के लिए। अब यहाँ से हमने देखा था कि इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 80 से लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें एक अलग जगह मिलती है इस ताप मंडल के अंदर ही, जिसको हम लोग आयन मंडल कहते थे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो आप पिछले भाग में अच्छे से जाके उसको समझ लीजिए, वहाँ पे विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दी गई है। और यहाँ पे आयन आया कहाँ से था, हमने कहा था कि यहाँ पे आयन आया है सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे जो भी गैस थे उन गैसों के ऊपर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव पड़ा था, फोटोलाइसिस हुआ था। और फोटोलाइसिस या प्रकाश के कारण जो प्रतिक्रिया उन पे हुई थी उसके कारण यहाँ पे गैस के परमाणु आयन में बदल गए थे। इन सभी आयनों में ऑक्सीजन के आयन मतलब ऑक्सीजन के परमाणु थे और वहाँ से फिर आयन भी बने थे। और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे जो था उनके जो मुक्त परमाणु और आयन बने थे उन्हीं के कारण इसी जगह पर ओजोन का भी निर्माण हुआ था। ऑक्सीजन O2 होता है तो ओजोन O3 होता है। तो ओजोन का निर्माण इसी 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में इस जगह पर सूर्य के प्रकाश का ऑक्सीजन गैस के ऊपर प्रभाव के कारण हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर हमें ओजोन गैस जो है तैयार होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि प्रकृति में किस प्रकार ओजोन मिल गया। प्राकृतिक रूप से ओजोन गैस का निर्माण लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा ऑक्सीजन अणु के विच्छेद के कारण होता है। किस प्रकार से होता है ये हम आगे देखेंगे। विच्छेद मतलब ऑक्सीजन का अणु जो है वो परमाणुओं में टूट जाता है। मतलब ये ऑक्सीजन का एक अणु है, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश आके पड़ेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का अणु अलग अलग ऑक्सीजन में विच्छेदित हो जाएगा या टूट जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग ऑक्सीजन हो गए। मान लीजिए किसी दूसरे ऑक्सीजन के अणु पर भी यही असर हुआ, वहाँ से भी इस तरह से 2 ऑक्सीजन के परमाणु अलग हो गए। अब इसमें से एक ऑक्सीजन का परमाणु इन दोनों ऑक्सीजन के परमाणु के साथ आपस में जुड़ के 3 ऑक्सीजन के परमाणु इकट्ठा हो जाएंगे तो हमें ओजोन गैस मिल जाएगा। तो इस तरह से ओजोन की बनने की प्रक्रिया 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक है, आइए विस्तार से समझ लेते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो देखिए,
ओजोन गैस का निर्माण प्राकृतिक रूप से दो चरणों में होता है। दो चरण होते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन टूटेगा, ये पहला चरण है। उसके बाद टूटे हुए अलग अलग ऑक्सीजन के परमाणु इकट्ठा होंगे। ऐसे तीन अलग अलग परमाणु आपस में इकट्ठा होके जब आएंगे तो ओजोन होगा। तो पहला चरण क्या है? ऑक्सीजन को टूटना पड़ेगा। तो पहला चरण है सूर्य की पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के अणु का फोटोलिसिस करके उन्हें ऑक्सीजन परमाणु में रूपांतरित करती है। फोटोलिसिस का मतलब होता है प्रकाश के कारण किसी भी चीज़ के ऊपर अगर कोई प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होने के कारण उनमें जो विच्छेद आ जाता है वो टूट जाते हैं, तो उसको फोटोलिसिस बोलते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो अणु है उस पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर उनका फोटोलिसिस हो गया या वो विच्छेदित हो गए, वो टूट गए। तो और टूटने पर वो ऑक्सीजन के परमाणु बन गए। तो कुछ इस तरह से ये सूर्य है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें जब पड़ती हैं ऑक्सीजन के ऊपर, देखिए ऑक्सीजन O2 होता है, यानी एक ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ द्विबंधन से जुड़ा हुआ होता है। और फोटोलिसिस में क्या होगा? ऑक्सीजन के फोटोलिसिस में यूवी किरणें क्या करेंगी? इस द्विबंधन को तोड़ देंगी। इस द्विबंधन को तोड़ देंगी तो वो ऑक्सीजन अलग अलग ऑक्सीजन के परमाणु में विभक्त हो जाएगा और ये प्रतिक्रिया धीरे धीरे होती है, मतलब इसमें टाइम लगता है। तो जब भी जितना भी टाइम लगे, लेकिन ये ऑक्सीजन के अणु जो है दो अलग अलग ऑक्सीजन के परमाणु में विच्छेदित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एक अणु हुआ करता था ऑक्सीजन का, वो टूट के दो अलग अलग ऑक्सीजन के परमाणु हमें मिले। तो ये हमारा पहला चरण है। अब अगला चरण क्या होगा? अगला चरण होगा कि यहाँ के दो ऑक्सीजन के परमाणु और कहीं और से कोई दूसरा ऑक्सीजन टूटा होगा तो उसका एक परमाणु आपस में आके इकट्ठा होंगे और फिर वो ओजोन गैस बन जाएगा। तो अगला चरण क्या है? अगला चरण है पहले चरण में प्राप्त ऑक्सीजन परमाणु तीव्रता से ऑक्सीजन अणु के साथ प्रतिक्रिया कर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पे पहले चरण में जो ऑक्सीजन हमें मिला वो एक परमाणु ऑक्सीजन का धीरे धीरे कहीं किसी दूसरे ऑक्सीजन के अणु के आसपास अगर चला जाए तो वो बहुत तेज़ी से उस ऑक्सीजन के अणु के साथ अपने आप को जोड़ लेता है और ओजोन गैस बना देता है। तो ओजोन गैस अस्थायी गैस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन बन गया। देखिए पहले चरण से हमें एक, मान लेते हैं पहले चरण में हमें दो ऑक्सीजन के परमाणु मिले थे, यहाँ से एक ऑक्सीजन का परमाणु किसी तरह से एक ऑक्सीजन के अणु के पास आया और हमें ऑक्सीजन से ओजोन गैस मिल गया, ठीक है। ये ओजोन गैस हमें मिलता है बहुत तेज़ी से, मतलब ये ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ बहुत तेज़ी से जुड़ जाता है। लेकिन जुड़ तो जाता है और ओजोन तो मिलता है, लेकिन ओजोन गैस खुद अस्थायी गैस होता है और इसलिए ये जुड़ने के बाद फिर से टूट भी जाता है। किसमें? एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के अणु और दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु में फिर से टूट जाता है। लेकिन फिर से सोचिए, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का परमाणु और ऑक्सीजन के अणु आपस में प्रतिक्रिया बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। तो ऐसा होने के बाद फिर से ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े, हो सकता है ये ऑक्सीजन का अणु किसी दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु को ढूंढ के उसके साथ जुड़ जाए, ये ऑक्सीजन का परमाणु किसी दूसरे ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ जाए। बात जो भी हो, ओजोन गैस बनती है और टूटती रहती है, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो ये ओजोन गैस थोड़ी सी अनस्टेबल या अस्थायी गैस है, और अस्थायी गैस है तो ये तेज़ी से बनेगी भी और टूटेगी भी। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि ओजोन गैस अस्थायी गैस होता है, इसलिए निर्माण होते ही यह फिर से ऑक्सीजन के एक परमाणु तथा एक अणु में विभक्त हो जाता है एवं मुक्त ऑक्सीजन परमाणु फिर से ऑक्सीजन अणु के साथ प्रतिक्रिया कर ओजोन बनाता है। जैसा कि मैंने कहा था, ओजोन बन गया, वो फिर से टूट जाएगा, एक परमाणु और एक अणु हो जाएगा, और एक परमाणु और एक अणु
अलग अलग हो जाएंगे तो उसके बाद उनको फिर से अपने आप को स्थायी बनाने की कोशिश में वो फिर से किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, और इस प्रतिक्रिया करने की कोशिश में ओजोन गैस एक बार बनता है, फिर से टूटता है, और ये प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो देखिए, ये जो ऑक्सीजन का ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा ऑक्सीजन का एक अणु है, और ये ऑक्सीजन का एक परमाणु जो पहले चरण में फोटोलिसिस के कारण बन गया था। अब ये दोनों बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करेंगे और ओजोन गैस का निर्माण करेंगे, और ओजोन गैस अस्थायी होने के कारण फिर से ये ओजोन गैस, देखिए एक बार ये तीर का निशान यहाँ से यहाँ आया है, अब ओजोन गैस से फिर से, क्योंकि ओजोन गैस खुद एक अस्थायी गैस है, तो ये फिर से टूटने की प्रवृत्ति दिखाता है, इसलिए ये एरो फिर से इधर आया है। मतलब दिखाया जा रहा है कि ओजोन गैस फिर से ऑक्सीजन के अणु और परमाणु में विभक्त भी हो जाता है। तो मतलब इधर से इधर ये प्रतिक्रिया ऐसे जाती रहती है आगे पीछे। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि ओजोन के बनने एवं टूटने की क्रिया लगातार लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलता रहता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल कहते हैं। मतलब ये जो ऊंचाई का विस्तार है, यहाँ पे ओजोन हमें बहुत मिलता है, और यहाँ पे ही इस तरह से वो टूटता है, बनता है, ये गैस वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और ये जो प्रतिक्रिया है ये चलती रहती है, और इसलिए उस जगह को, उस ऊंचाई को हम ओजोन मंडल कह देते हैं। अब आगे, ओजोन मंडल का महत्व क्या है, क्यों ओजोन मंडल इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओजोन मंडल इतना ज़रूरी इसलिए है, देखिए पहले तो समझ लीजिए कि हम लोग ओजोन मंडल कह रहे हैं सिर्फ 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ओजोन मिल रहा है उसी को। ठीक है, कहीं और पे अगर कहीं और ओजोन, यहाँ पे सिर्फ ओजोन 90% ओजोन यहाँ पे है हमारे प्रकृति में, बाकी का ओजोन हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो। नीचे भी ओजोन यानी ट्रोपोस्फियर में ओजोन जो है वो ओजोन, उसको हम लोग ओजोन मंडल नहीं कह सकते हैं। उसका कारण क्या है, मान लीजिए एकदम नीचे की तरफ यहाँ पे ओजोन है, घूम रहा है, इसको ओजोन मंडल नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा था कि ये गैस है तो हो सकता है कि ये गैस का ये सीमा जो है वो थोड़ी बहुत ऐसे यहाँ से भी शुरू हो जाए, तो ये पूरा का पूरा अगर हल्का हल्का नीचे भी आ गया तो उसको भी हम ओजोन मंडल का हिस्सा मानेंगे। लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर में नीचे की तरफ ओजोन हमें दिखे तो वो ओजोन हमारे ओजोन मंडल का हिस्सा नहीं कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर नीचे हमें ओजोन मिल जाए तो वो ओजोन असल में प्रदूषण होता है, वो ओजोन हानिकारक होता है। जबकि अगर ओजोन मंडल में ओजोन है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में या ट्रोपोस्फियर के एकदम ऊपरी छोर में यहाँ पे ओजोन है, तो उस ओजोन के महत्व होते हैं। कौन से महत्व होते हैं, आपने अपने नीचे के क्लासों में 8-9 में भी पढ़ा होगा, 8 में 7 में पढ़ा होगा कि ओजोन मंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। बिल्कुल सही, तो ओजोन मंडल सूर्य की यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इस प्रकार एक रक्षा आवरण की तरह काम करने के कारण ओजोन मंडल को पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। याद करिए, यूवी किरणों का ओजोन के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। ओजोन के ऊपर यूवी किरणों का प्रभाव ये पड़ता है कि ये लोग आपस में ऐसे टूट जाते हैं, लेकिन ये आपस में टूट के फिर से प्रतिक्रिया करके फिर से ओजोन बनती है, फिर से यूवी किरणें इनको तोड़ देती है, फिर से ये प्रतिक्रिया इस तरह से घूमती रहती है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी तक पहुंचने से पहले यूवी किरणों को एक ऐसे काम में उलझा दिया गया है कि वो यूवी किरणों की जो ऊर्जा है, उनकी जो गर्मी ऊर्जा या जो भी हानिकारक प्रभाव है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही है। ये पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरी की पूरी नहीं, इसमें से बहुत सारी हानिकारक ऊर्जा जो है, जो विकिरण जो है, रेडिएशन जो है, वो इस काम में खर्च हो जाती है। इसलिए ये यूवी किरणें
आ नहीं पाती है पृथ्वी तक, ठीक है, बहुत मात्रा में। और इस कारण से हमारी पृथ्वी एक आवरण से ढकी होती है यूवी के, जिसके लिए ओजोन मंडल को पृथ्वी का छाता कहते हैं। तो यूवी किरणें यदि पृथ्वी तक बिना रुके पूरी तरह से पहुंच गई तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। जो ऊर्जा है वो अगर पृथ्वी तक आ गई तो पृथ्वी की जो जीवन के लिए जो पर्याप्त मात्रा में गर्मी होती है उससे कहीं ज़्यादा अत्यधिक गर्म हो जाएगी। तो पृथ्वी की गर्मी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तथा पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी भी जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तो यूवी किरणों को रोकना पड़ेगा। सिर्फ गर्मी ही नहीं, यूवी किरणों के और भी कई सारे हानिकारक प्रभाव है, ठीक है। उनके विकिरण कैंसर का कारण हो सकते हैं, उनके विकिरण से अंधापन आ सकता है, तो बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ओजोन मंडल का महत्व बहुत ज़्यादा है और ओजोन मंडल की सुरक्षा होती रहे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आइए उसके बाद देखते हैं कि ओजोन मंडल की सुरक्षा से हमारे सामने सबसे पहले समस्या क्या हो रही है ओजोन मंडल की, वो देखते हैं। तो ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन मंडल की जो कोई क्षति हो रही है, उनमें उनको कुछ चीज़ें हानि पहुंचा रही है। तो क्या हानि पहुंचा रही है वो हमें समझना है। कुछ गैस ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी हैलोजन युक्त गैस होते हैं। हैलोजन युक्त गैस मतलब ऐसे गैस, हैलोजन युक्त पदार्थ, गैस नहीं, हैलोजन युक्त पदार्थ, जो कि हैलोजन मतलब कौन लोग होते हैं, हमारे आवर्त सारणी में ग्रुप 7A में जो लोग पाए जाते हैं, कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन है, ये हैलोजन है। तो ये इनके साथ युक्त जो भी दूसरे परमाणु होंगे वो जो गैस बनाते हैं, ऐसे जितने भी गैस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसे गैस होते हैं जो कि ओजोन को हानि पहुंचाते हैं। किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं अब वो समझते हैं। हमारा मुख्य उदाहरण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। तो अब यहाँ पर होता यह है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस, ये हम लोग जब एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो पुराने एसी और फ्रिज में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता था। आजकल के आधुनिक एसी और फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। खैर जो भी है, तो इसमें ऐसे गैसों में से क्या होते हैं, ये क्लोरीन हमें हानि पहुंचाएंगे, ये फ्लोरीन हमें हानि पहुंचाएंगे। किस तरह से, ओजोन को क्षति करके। कैसे, जितने भी इस प्रकार के गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस, ये लोग बहुत दिनों तक वातावरण में रह जाते हैं। ये इनकी आयु बहुत लंबी होती है, 20 से 100 साल तक भी, मतलब ये इतनी लंबी आयु के होते हैं कि 20 साल से लेके 100 साल तक भी हमारे वातावरण में रह जाएं तो भी ये इसी तरह से घूमते रहेंगे। और इस तरह से इतने सालों हमारे वातावरण में, मान लेते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मान लेते हैं 20-35 साल तक हमारे वातावरण में घूम रहा है। तो ये गैस है, तो गैस की प्रकृति क्या होती है, गैस की प्रकृति होती है धीरे 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 ये ऊपर की ओर उठने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से उठने की कोशिश करेंगे तो CFC बनता तो है हमारे ट्रोपोस्फियर में, पहले स्तर में, लेकिन ये इतना दीर्घायु होता है, इसकी आयु इतनी लंबी होती है कि ये धीरे 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 रह जाता है और ये ऊपर की ओर उठने लगता है। और ऊपर की ओर उठते उठते क्या होता है, एक समय वो पहुंच जाता है हमारे समताप मंडल में, और समताप मंडल में हमें पता है कि ये ओजोन मंडल तक पहुंच जाएगा। अब परेशानी क्या होगी ओजोन मंडल तक पहुंचने में, वो समझते हैं। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है,
इस पर जब सूर्य की यूवी किरणें आके पड़ेंगी तो मुक्त क्लोरीन का परमाणु इस तरह से अलग हो जाता है, इसमें से क्लोरीन का परमाणु अलग होके घूमने लगता है। और क्लोरीन का परमाणु जब इस तरह से घूमने लगता है और वो ओजोन मंडल में इस तरह घूमने लगता है तो क्या होता है? याद कीजिए ओजोन मंडल में हो क्या रहा था। ओजोन मंडल में ये ऑक्सीजन ओजोन से ऑक्सीजन के अणु और ऑक्सीजन के परमाणु बन रहे थे और फिर वापस ये दोनों मिलकर ओजोन बन रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अचानक से ये क्लोरीन कहीं से आ गया, तो क्लोरीन करता ये है कि ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है इसके साथ क्लोरीन अपने आप को बांध लेता है और बांधने के बाद ये मोनोक्लोरो ऑक्साइड या क्लोरीन ऑक्साइड बना लेता है। और इस तरह से मोनोक्लोरो ऑक्साइड बनते ही ऑक्सीजन के लिए ये जो ऑक्सीजन गैस के साथ बंधने वाला ऑक्सीजन परमाणु है ये नहीं मिल पाता है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु कम हो गया। अब आप सोचिए कि क्या सिर्फ एक ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया होगा? नहीं, बहुत सारे एसी, फ्रिज इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, बहुत सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस तरह से बना होगा जिसमें से बहुत सारा क्लोरीन हमारे ओजोन स्तर तक पहुंच गया होगा। और इतना सारा क्लोरीन ओजोन स्तर तक पहुंच गया है तो उन सारे क्लोरीनों ने अपने आप को किसी न किसी ऑक्सीजन के परमाणु के साथ बांध के इस तरह से मोनोक्लोरो ऑक्साइड बना लिया होगा। तो इससे क्या हो गया, इससे ये आगे की प्रतिक्रिया रुक गई, यहाँ पे ओजोन वापस नहीं बन पाया। इसका मतलब ओजोन की जो कुल संख्या थी इस स्तर में वो कम होने लगी और कहीं कहीं पे फिर क्या हो जाता है कि ओजोन गैस की कमी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे ओजोन गैस की कमी आ गई, इस जगह पे ओजोन गैस की कमी आ गई, मतलब घनत्व कम हो गया। घनत्व कम हो गया मतलब इस तरह से मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये पूरे के पूरे जगह पे धीरे धीरे ओजोन गैस की कमी आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओजोन स्तर में, ओजोन मंडल में छिद्र हो जाना। ठीक है, अब ओजोन गैस की कमी आ गई है तो ऊपर से जो पराबैंगनी किरणें सूरज की आ रही थी, अब ये प्रतिक्रिया में ओजोन के साथ मिलने की कोशिश करके उनको तोड़ने की कोशिश करने वाली जो प्रतिक्रिया थी उसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा बच जा रही है और उनकी बची हुई ऊर्जा हम तक पहुंच जाएगी, यानी पृथ्वी के ट्रोपोस्फियर तक पहुंच जाएगी, वातावरण में एकदम पृथ्वी के धरती के पास पहुंच जाएगी और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तो इस तरह से ओजोन क्षरण या ओजोन डिप्लीशन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, मानव क्रियाकलाप तथा प्राकृतिक विधि द्वारा ओजोन स्तर का क्षरण होता है। किस तरह से हो रहा है? मानव क्रियाकलाप द्वारा ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अन्य हैलोजन युक्त पदार्थ तथा नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं। इन्हें ओजोन चारक पदार्थ या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से गैस मुख्यतः मानव क्रियाकलाप के कारण ये होते हैं, ओजोन क्षारक पदार्थ कहलाते हैं। अब आगे क्या होगा कि मनुष्य द्वारा प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन, मतलब हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं अनाजों के लिए, वहाँ पे ये क्लोरीन युक्त गैसों का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर एयर कंडीशनिंग में, यानी वातानुकूलन, हिंदी में एयर कंडीशनिंग को वातानुकूलन कहते हैं, इनमें CFC का प्रयोग होता रहा है। ठीक है, पुराने दिन, बहुत दिनों से ही प्रशीतन, वातानुकूलन, ये इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे CFC का प्रयोग होता रहा है। तो इस प्रकार हैलोजन युक्त गैस वातावरण में कई सालों तक रहते हैं तथा धीरे धीरे समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इनकी आयु बहुत लंबी है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ उठते उठते समताप मंडल तक पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में यूवी किरणों द्वारा विच्छेदित होकर यह गैस मुक्त हैलोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा समझाया था कि ये CFC है, CFC पे यूवी किरणें पड़ेंगी तो ये मुक्त क्लोरीन बना देते हैं और फिर ये मुक्त क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मोनोक्लोरो ऑक्साइड बनाएगा और ओजोन बनने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा।
तो समताप मंडल में यूवी किरणों द्वारा विच्छेदित ऑक्सीजन अणु के परमाणुओं के साथ मुक्त हैलोजन गैस के परमाणु प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन परमाणुओं को अपने साथ बांध लेते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या होता है, यूवी किरणों द्वारा ऑक्सीजन का अणु, याद कीजिए क्या हो रहा था, विच्छेदित हो रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन के अणु से जो परमाणु विच्छेदित होकर निकल रहे थे, यानी ऑक्सीजन के परमाणु जो मुक्त अवस्था में घूम रहे थे, उनके साथ हैलोजन गैस जुड़ जाता है और ऑक्सीजन परमाणुओं को अपने साथ बांध लेते हैं। इस तरह से क्या होगा, इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु ओजोन गैस बनाने के लिए खाली नहीं रहते तथा ओजोन स्तर का क्षरण होने लगता है। हम लोग प्रतिक्रिया को देख लेते हैं कैसे होता है। ये सूर्य है, सूर्य से यूवी किरणें आती हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन को अलग कर देती है। ठीक है, क्लोरीन को अलग करने पर ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन ओजोन पर जाकर ओजोन के आसपास जब जाएगा तो ये ओजोन जब भी टूटेगा, याद रखिए ये अस्थाई गैस है, इसको एक ना एक ये बहुत जल्दी क्या होगा, ऑक्सीजन के अणु और ऑक्सीजन के परमाणु में टूटेगा। और जैसे ही वो ऑक्सीजन का परमाणु अलग होगा, ऑक्सीजन का परमाणु अलग होते ही क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाएगा और हमें अलग से ऑक्सीजन का अणु देखने को मिलेगा। इस कारण अब क्या हो गया, ये ऑक्सीजन अब इसको पहले जो ऑक्सीजन का परमाणु अलग होकर वापस आकर इससे मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से ओजोन क्षरण हो गया। अब हमें सीखना है कि हरित गृह या ग्रीन हाउस क्या होता है। मतलब हमें तो समझना तो ये है हरित गृह प्रभाव क्या है, प्रभाव यानी इफेक्ट क्या होता है, लेकिन उसको हरित गृह प्रभाव को सीखने से पहले हमें समझना है कि हरित गृह क्या है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो हरित गृह सीख लेते हैं, उसके बाद उसका प्रभाव क्या होता है वो सीखेंगे। हरित गृह क्या होता है, शीत प्रधान देशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे जगहों पर खेती करना मुश्किल हो जाता है या मान लीजिए फूलों के पौधे भी उगाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में पौधों को उगने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे ठंड के इलाकों में क्या होता है, इस तरह से कांच के घर बनाए जाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं और कांच के घरों में फिर एक बगीचे की तरह वहाँ पे उसके अंदर खेती कर सकते हैं हम। ऐसा क्यों संभव हो पाता है? ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि सूरज से जब किरणें यहाँ पर आके पड़ती है, कांच के ऊपर पड़ती है, तो कांच पारदर्शी होता है और किरणें अंदर आ जाती है। और किरणें अंदर आने के बाद ये प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, तो अंदर जब प्रकाश आएगी तो वो गर्मी पैदा करेगी। अब गर्मी पैदा करने के बाद ये बाहर जब जाने की कोशिश करेगी ऊर्जा, तो जा नहीं पाएगी, मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाएगी, ऊर्जा का कुछ हिस्सा इसके अंदर कैद हो जाता है। तो इस प्रकार से हरित गृह हमारे लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे ठंड, आसपास ठंड का इलाका हो, फिर भी हम लोग हरित गृह के अंदर पेड़ पौधे या वनस्पति उगा सकते हैं। अब इसमें एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि जब भी ऊर्जा किसी भी रूप में आए, ये एक तरंग है, ठीक है, प्रकाश की तरंग आ रही है और अंदर ऊर्जा उस प्रकाश की तरंग के साथ आई, और अब यहाँ से ऊर्जा जब बाहर जाने की कोशिश करेगी तो भी वो तरंग के रूप में ही बाहर जाएगी। ठीक है, तरंग मतलब ऊर्जा का वो रूप जो इस तरह से ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, इसको तरंग कहते हैं, वेव, ऐसे तरंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक उदाहरण सोचिए। मान लेते हैं कि आपके हाथ में एक गेंद है और आपने उसको एक दीवार पे ज़ोर से मारा, ठीक है, और ये गेंद दीवार से टक्कर खा के वापस आपकी तरफ आई। आप खुद सोचिए, आपने जितनी ज़ोर से गेंद को दीवार की तरफ फेंका था, गेंद कभी भी टक्कर खा के उतनी ज़ोर से आपकी तरफ नहीं आएगी।
जितनी ज़ोर से आपने दीवार पर फेंका था उससे थोड़ा कम गति के साथ वो आपकी तरफ आएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जितनी तेज़ी से दीवार पर उसको दे मारा है उतनी ही ऊर्जा उतनी ही तेज़ी से वो आपकी तरफ आती है। ऐसा नहीं होता, उसकी कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ ऊर्जा नष्ट होती है किसमें, कुछ ध्वनि बनाती है। गेंद जब भी यहाँ से टकराएगी एक धप से आवाज़ आएगी तो ऊर्जा कुछ वहाँ पे चली गई। ये ज़ोर से यहाँ पे आके टकराई तो यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी पैदा हुई तो कुछ ऊर्जा उसमें भी खर्च हुई। तो इसलिए जितना आपने इस गेंद को ऊर्जा दिया था वो ऊर्जा उसमें रहती नहीं है, टक्कर के साथ साथ वो ऊर्जा किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है और फिर गेंद के अंदर कम ऊर्जा बचती है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में होते हुए देखा है। अब यहाँ पे आइए, सूरज से जब प्रकाश की तरंग इस तरह से आ रही है और पृथ्वी तक पहुँच रही है तो आपको ये समझना होगा कि क्योंकि सूर्य स्रोत है तो वहाँ से आने वाली ऊर्जा अधिक होगी, ना कि पृथ्वी से टक्कर खा के ये ऊर्जा वापस जाएगी तो वो ऊर्जा अधिक होगी। मतलब सूरज से जो ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा अधिक है और पृथ्वी के से वापस लौटती हुई ऊर्जा कम होगी। ठीक जैसे कि आपने गेंद को जब मारा था तो वो अधिक ऊर्जा के साथ गई थी, वापस लौटते वक्त उसकी ऊर्जा कम हो गई है। ठीक उसी तरह से सूर्य की किरणें जब आ रही है तो ज़्यादा ऊर्जा के साथ आ रही है, यहाँ से वापस लौटते वक्त उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। इतना आप समझ गए तो अब आगे का अब आसानी से समझ जाएंगे। जब भी किसी चीज़ की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो इस तरह से सोचिए, इस तरह से समझिए। जब भी किसी चीज़ की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा उछलती है। तो अगर ज़्यादा उछलेगी तो तरंग कैसे होगी? ऐसे 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 आएगी, मतलब ये ज़्यादा उछल रही है। अब ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा ऊर्जा है तो ये इसलिए जल्दी जल्दी उछल के आई। मान लीजिए यहाँ पे से टक्कर खा के ये ऊर्जा तरंग के रूप में वापस जाएगी तो अब कुछ ऊर्जा कम हो गई है तो क्या होगी? ये सुस्ता के जाएगी, मतलब धीरे धीरे इस तरह से जाएगी। आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि ये जितनी जल्दी उछल रही है तो ये जो ऊंचाई है, ये एक ऊंचाई, ये दूसरी ऊंचाई, ये आपस में बहुत पास पास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत दूर दूर हो गया है। तो एक तरंग की इस ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई की इस लंबाई को हम लोग तरंग लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से इस ऊंचाई से इस ऊंचाई तक की लंबाई को भी हम लोग इस तरंग की तरंग लंबाई कहेंगे। आप ध्यान दीजिए कि जो ऊर्जा, जो तरंग, ये जो दीवार है इसको मान लेते हैं पृथ्वी। जो तरंग पृथ्वी की तरफ आई थी उसकी ऊर्जा अधिक थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा उछल रही थी। तो इतना ज़्यादा उछल रही थी तो इसलिए इनकी ये जो ऊंचाई है ये आपस में बहुत करीब है। तो मतलब आने वाली जो ऊर्जा है इसकी तरंग लंबाई क्या है? छोटी है, ठीक है। कंफ्यूजन में कभी मत जाइएगा, जैसे मैंने समझाया है आपको ठीक उसी तरह से याद रखिएगा। ज़्यादा ऊर्जा मतलब वो बहुत तेज़ी से उछलेगी, और तेज़ी से उछलेगी मतलब उसकी ये जो ऊंचाई है ये पास पास रहेगी, और पास पास रहेगी ऊंचाई तो मतलब तरंग लंबाई छोटी। वापस जाती हुई जो ऊर्जा है ये इनकी ऊंचाई दूर हो जाएगी, क्योंकि तरंग सुस्ता के जाएगी, तो दूर हो जाएगी तो तरंग लंबाई क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब देखिए ये जो हम लोग समझ गए, अब इसको यहाँ पे हरित गृह में इसको इस्तेमाल करते हैं। सूरज से आने वाली जो छोटी तरंग लंबाई है ये आसानी से कांच को भेद कर अंदर आ जाती है, ठीक है। कांच छोटी तरंग लंबाई को आराम से अपने अंदर आने देती है और अंदर की चीज़ों को गर्म करने लगती है। अब अंदर की चीज़ें गर्म होंगी और गर्म होने के बाद वो फिर अपने अंदर से कुछ ऊर्जा बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और जब ये ऊर्जा बाहर निकालने की कोशिश करती है तो जितनी ऊर्जा आई थी उतनी ऊर्जा तो वापस नहीं जाती,
मतलब अब वापस जाने वाली ऊर्जा कम होगी, और कम होगी तो मतलब जो तरंग है वो सुस्ता सुस्ता के वापस लौटने की कोशिश करेगी, मतलब लंबी हो जाएगी इनकी तरंग लंबाई। और तरंग लंबाई अगर लंबी हो गई तो वो वापस कांच को पार करके नहीं जा पाती है, और वापस कांच को पार करके जा पाने में तकलीफ होती है। इसी कारण से ये ऊर्जा अंदर ही रहने की कोशिश करती है, और अंदर का तापमान क्या हो जाता है, वनस्पति के उगने के लिए एकदम अनुकूल हो जाता है। तो ये है हरित गृह। मतलब हमने हरित गृह में क्या हो रहा है वो समझा है। तो हरित गृह क्या है? ठंडे प्रदेशों में सब्जियां और फूलों के पौधे उगाना मुश्किल होता है, इसलिए सब्जियां तथा फूलों के पौधों को उगाने के लिए कांच के घरों की सहायता ली जाती है। सूर्य से आती कम तरंग लंबाई की किरणें आसानी से कांच के घरों में प्रवेश कर जाती हैं, परंतु अंदर से यह ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि प्रतिवर्तित प्रकाश की किरणें लंबी तरंग लंबाई के कारण कांच के घर से जल्दी बाहर नहीं निकल पाती। जैसा कि मैंने आपको समझाया, तरंग लंबाई लंबी हो गई तो वो बाहर नहीं जा पाए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अंदर जब आने वाली किरणों की तरंग लंबाई छोटी होती है, जाने वाले वापस लौटने वाले किरणों की तरंग लंबाई लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार कांच के घर का तापमान पौधों के उगाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। ऐसे कांच के घरों को हरित गृह कहते हैं। और हमने हरित गृह क्या है ये सीख लिया। अब हरित गृह सीख गए हम, तो हरित गृह प्रभाव क्या होता है या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो समझना है। ठीक जैसे हरित गृह में प्रकाश की किरणें आ रही है लेकिन वापस जाने में मुश्किल हो रही है, जिसके कारण से हरित गृह के अंदर गर्मी बन रही है, ठीक उसी तरह से हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है, इसके आसपास का जो वातावरण है या वायुमंडल है, इनमें कुछ ऐसे गैस पाए जाते हैं जो सूरज से आने वाली किरणों को, ऊर्जा को अंदर आने तो देते हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त उनमें से कुछ गर्मी को सोख लेते हैं, और इसी कारण से हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। ठीक है, और आप ये याद रखिएगा कि हरित गृह प्रभाव हुआ है हमारे पृथ्वी में, इसीलिए जीवन हमारे पृथ्वी में है। ठीक है, नहीं तो हमारी पृथ्वी दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म होती और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती, पूरी गर्मी निकल जाती। और इस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, तो पृथ्वी का तापमान कभी भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं बन पाता। तो यही कारण है कि हरित गृह प्रभाव के कारण ही हमारे पृथ्वी में जीवन सफल हो पाया है। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा गर्मी भी जीवन के लिए अनुकूल है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे वायुमंडल में जो गैस हैं जो कि हरित गृह प्रभाव में मदद कर रहे हैं, इन गैसों में कोई संतुलन बिगड़ रहा होगा। कोई गैस जो कि गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में ज़रूर बढ़ रही होगी, और इस बढ़ने के कारण पृथ्वी हमारी ज़्यादा गर्म होने लगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम उसको जो नाम देते हैं वो है भूमंडलीय उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ही कारण है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। ये सबसे पहले तो ये कारण है कि हमारी पृथ्वी में जीवन है, लेकिन ये जो वरदान हुआ है, वरदान साबित हुआ है पृथ्वी के लिए, ये हमारे लिए शाप भी साबित हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा पृथ्वी को गर्म भी कर रहा है। तो हमने हरित गृह प्रभाव क्या है ये ऊपर से समझ लिया। तो हरित गृह प्रभाव में जो गैस मदद करते हैं उनमें से है वाष्प, जल वाष्प, जो कि हमारे पृथ्वी पे आसानी से उपलब्ध होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी है। तो बहुत सारा पानी है तो सूर्य की गर्मी से ये सारे के सारे भाप
के रूप में हमारे वायुमंडल में उपलब्ध होता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यही हमारे समस्या का कारण भी बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है। तो ये सारे के सारे गैस जो है ये वातावरण में हरित गृह प्रभाव पैदा करते हैं। और इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि जब भी कोई भी पदार्थ जलता है तो उसका कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो आप सोचिए कि हम लोग सबसे ज़्यादा क्या जलाते हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा ईंधन जलाते हैं अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। गाड़ी में ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, उद्योगों में कोयला जलता है, कोयला जो कि कार्बन का रूप है, तो वो जलाएंगे तो वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग जंगल मान लेते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जा रहा है, तो ये संतुलन कैसे बिगड़ सकता है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर हम लोग पेड़ पौधे काट देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के, अवशोषित करके अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा अगर हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड चक्र को संतुलन में रखने के लिए जो पेड़ पौधे मदद करते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है, और इसी कारण से जो गर्मी है हरित गृह प्रभाव के कारण वो भी बढ़ता जा रहा है। तो हमने एक ही स्लाइड में बहुत कुछ, क्योंकि एक साथ जुड़ा हुआ था, तो हमने समझ लिया। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों की तरंग लंबाई छोटी होती है, ये तो हमने समझ लिया था पिछले ही स्लाइड में। अतः यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, आराम से प्रवेश कर जाएगी। छोटी तरंग लंबाई आराम से फिसल के, कुछ इस तरह से सोचिए, छोटी तरंग लंबाई है तो आसानी से फिसल के अंदर आ गई, लेकिन तरंग लंबाई अगर बड़ी होगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, अटक जाएगी। कुछ इस तरह से अपने दिमाग में इसको बैठा के रखिए। तो अब आगे जाएंगे तो पृथ्वी एवं वायुमंडल सूर्य से आती ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जाते हैं, ये तो हमें पता है। सूर्य से प्रकाश की किरणें आई और उसने हमारे वायुमंडल को और पृथ्वी को गर्म कर दिया। अब ये क्या होगा? कुछ ऊर्जा विकिरण द्वारा एवं प्रकाश के परावर्तन के रूप में वापस वायुमंडल से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो वापस ये ऊर्जा जाने की कोशिश करेगी, और वापस लौटते इन किरणों की तरंग लंबाई बड़ी होती है। ये भी हमने सीख लिया कि ये लोग जब वापस जाएंगे तो इनकी तरंग लंबाई बड़ी होती होगी। तो बड़ी होती है तो क्या होगा कि वातावरण में उपस्थित गैस जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन भी, ठीक है, ओजोन, मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि ट्रोपोस्फियर में ओजोन का रहना बहुत ज़्यादा मतलब ट्रोपोस्फियर पे नीचे की ओर ओजोन का रहना हमारे लिए हानिकारक है। तो ये हानिकारक होने का सबसे पहला चिन्ह हो गया। देखिए कि ट्रोपोस्फियर में नीचे की ओर अगर ओजोन अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब वो वातावरण को गर्म कर रहा है। मीथेन का ये जो चिन्ह है वो क्या है? CH4। मीथेन क्या होता है? ये सारे गैस क्या करते हैं? वापस लौटती बड़ी तरंग लंबाई की किरणों को वायुमंडल में ही रोक लेती है। तो इन गैसों को याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे गैस जो वापस लौटती बड़ी तरंग लंबाई की किरणों को रोकने की क्षमता रखते हैं, इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन गैसों के कारण हमारा वायुमंडल एक हरित गृह की तरह काम करता है। तो ये सारे के सारे गैस हमारे वायुमंडल में घूमते हैं और हमारे वायुमंडल को एक हरित गृह की तरह बना देते हैं। और हरित गृह में क्या होता है? सूर्य की किरणें आ गई गर्मी लेके, वापस जाते समय वो पूरी की पूरी गर्मी वापस नहीं गई, कुछ गर्मी रोक लेती है। एवं सूर्य से आती ऊर्जा का कुछ भाग, पूरा भाग नहीं, कुछ भाग वातावरण में ही कैद हो जाता है, ठीक। इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं तथा इन गैसों द्वारा सूर्य की ऊर्जा को वायुमंडल में रोक लेने वाली इस घटना को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ये जो पूरी घटना हुई, ये जो इन गैसों ने सूर्य की
प्रकाश को आने तो दिया, लेकिन वापस लौटने के वक्त कुछ ऊर्जा को अपने अंदर सोख लिया, वातावरण को गर्म कर लिया। ये जो घटना हुई, इस घटना को हरितगृह प्रभाव कहा गया है। लेकिन परेशानी ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हरितगृह प्रभाव क्या है, तो आप ये पूरी कहानी मत लिखिएगा, आपको परिभाषा लिखने आनी चाहिए। हरितगृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस गैस किन्हें कहते हैं, तो परिभाषा हमें उससे पहले देख लेते हैं कि हरितगृह प्रभाव देखिए कैसे हो रहा है। तो देखिए ये सूर्य है, सूर्य से जो आने वाली तरंगे हैं, देखिए वो तरंगे बहुत जल्दी जल्दी उछल रही है। मतलब क्या हो गया, मतलब इनकी तरंग लंबाई कम है, ठीक है, ये तरंग लंबाई कम है। और सामने पृथ्वी पर आकर जब पृथ्वी वापस इन तरंगों को छोड़ रही है, तो देखिए कितने सुस्ता के ये तरंग निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकल नहीं पाई, ये वापस लौट रही है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों ने रोक लिया। देखिए यहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैस ने रोक लिया, यहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैस ने रोक लिया। लेकिन क्या पूरी की पूरी गर्मी रुक जाएगी? नहीं, कुछ गर्मी बाहर भी निकल जाती है। कौन सी वाली? जिनकी तरंग लंबाई थोड़ी छोटी होगी वो निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वातावरण गर्म रहता है हरितगृह प्रभाव के कारण। तो जैसा कि मैंने कहा था, परिभाषाएं कैसे लिखते हैं, छोटी, इतना लंबा वो नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हरितगृह प्रभाव किसको कहते हैं? वह घटना, मतलब ये घटना है, वह घटना जिसमें सूर्य से आती कम तरंग लंबाई वाली किरणें वायुमंडल में प्रवेश कर पृथ्वी तथा वायुमंडल को ऊर्जा प्रदान करती है, परंतु पृथ्वी तथा वायुमंडल से वापस लौटती बड़ी तरंग लंबाई वाली किरणें वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और मीथेन जैसी गैसों द्वारा कैद हो जाती है। उसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये हरितगृह प्रभाव की परिभाषा है। और ग्रीन हाउस गैस किन्हें कहते हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और मीथेन जैसे गैस जो पृथ्वी तथा वायुमंडल से वापस लौटते बड़ी तरंग लंबाई वाली किरणों को वायुमंडल में ही रोक लेती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये हमारे लिए जो दो परिभाषा थी वो बन गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और भूमंडलीय उष्णता समझ लेते हैं। मैंने तो ये आपको समझा ही दिया है जो हरितगृह प्रभाव के ही स्लाइड में, तो अब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी के वातावरण में औसतन तापमान के लगातार होने वाली वृद्धि को, ठीक है, ये औसतन तापमान में होगा, ठीक है। तो पृथ्वी के वातावरण में औसतन तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को भूमंडलीय उष्णता कहते हैं। ये हमारे लिए परिभाषा है। भूमंडलीय उष्णता क्या होती है, तो आप इसको एक लाइन में इस तरह से लिखेंगे। आगे, पृथ्वी का वातावरण ग्रीन हाउस गैसों के कारण गर्म रहता है। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए उपयुक्त हो पाया था। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ग्रीन हाउस गैस नहीं होते और हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैसों के कारण अगर नहीं हुआ होता तो पृथ्वी पर जीवन होना संभव नहीं था। लेकिन क्या हो गया, साधारणतः प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वातावरण में संतुलित रहती है। मतलब इनकी मात्रा संतुलित रहती है, ये ज़्यादा बढ़ते भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं होते हैं। तो ये अपने आप को संतुलन में रखने की कोशिश करते हैं, जिस कारण पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक गर्म नहीं होता। लेकिन परंतु मनुष्य के क्रियाकलाप, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते जा रहा है। इस कारण पृथ्वी का औसत, याद रखिएगा ये शब्द इंपॉर्टेंट है, औसत तापमान बढ़ते जा रहा है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, औसत तापमान क्यों? क्योंकि आप कोई एक नंबर यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं कि इतना तापमान बढ़ा है। आपको औसत शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी में कहीं कहीं ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, कहीं कहीं कम तापमान बढ़ रहा है। हर देश एक ही तरह से ईंधन का प्रयोग नहीं करता है, तो उस हिसाब से
हर जगह तापमान एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हमें औसत तापमान की बात करनी होगी। तो इस तरह से हमारे लिए भूमंडलीय उष्णता बढ़ती जा रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य स्रोत तथा भूमंडलीय उष्णता बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, देख लेते हैं। ये चार्ट बहुत आसान है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। देखिए, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और उससे उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है, एक तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत क्या है और उनसे भूमंडलीय उष्णता कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब उनका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो मुख्य स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग। तो ये जीवाश्म ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आ रहे हैं, उद्योगों में कोयले का प्रयोग हो रहा है और वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, जंगलों के विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आ गई है। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जंगल का विनाश मतलब जंगल की कटाई हो जा रही है। जंगल की कटाई होगी तो पेड़ पौधे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूखेगा कौन। तो इसलिए क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम बना के वातावरण में छोड़ रहे हैं, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने वाले पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ही जमा हो गया। तो जंगलों की कटाई हो क्यों रही है, क्योंकि औद्योगिकरण करना है हमें, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, फैक्ट्रियाँ लगानी है। तो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जगह की ज़रूरत पड़ती है और जगह शहरों में तो कम होती है, इसलिए ऐसी जगह पे जाएंगे जो शहर से दूर, यानी जहाँ पे हम लोगों ने अभी रहना शुरू नहीं किया है, तो हमें जंगल काट के साफ़ करने पड़ेंगे और जंगल काट के साफ़ करके फैक्ट्री लगा दिया तो जंगल की कटाई हो गई। उसके बाद शहरीकरण, यानी आबादी बढ़ रही है तो नई जगह चाहिए हमें अपने आप को बसाने के लिए, तो नई जगह चाहिए, तो जंगल की कटाई करने पर वो जगह हमें मिल जाती है और वहाँ पे धीरे धीरे शहर बसने लगता है। तो शहरीकरण मतलब जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जंगलों की कटाई भी बढ़ रही है। साथ ही साथ कृषि के लिए भी अगर खेती करनी है तो जंगल की कटाई करके उस जगह पे खेती हो सकती है। आपने झूम का नाम सुना होगा कि वहाँ पे जंगल की कटाई करके फिर वहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है, या तो फिर जंगल को जला के उस जगह पे वहाँ पे कटाई नहीं करते हैं, वो जंगल को जला देते हैं और फिर उस जगह पे खेती करते हैं। तो इस तरह से करने पर क्या होता है, जो कृषि के कारण भी जंगल की कटाई हो जा रही है, जंगल का विनाश हो जा रहा है। अब वातावरण में मीथेन गैस के परिमाण में वृद्धि। मीथेन गैस हमें याद कीजिए, मीथेन भी, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस मीथेन किस तरह से बन रहा है, तो वृक्ष तथा जानवर जब सड़ते हैं, मतलब उनके अवशेष जब सड़ने लगते हैं तो जो गैस निकलता है, जो बदबू आती है, वो असल में मीथेन गैस की होती है। साथ ही साथ पशुपालन के कारण भी। पशुपालन क्यों, क्योंकि पशुपालन में क्या होता है कि जो पशु है ये जो मल मूत्र त्याग करते हैं, ठीक है, या तो फिर इनसे इनके पेट में जो गैस बनता है वो जब वायुमंडल में ये पशु छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये मीथेन ही होता है। और मीथेन, अगर पशुपालन बढ़ेगा तो मीथेन भी बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए हमारे वृक्ष और जानवर, ये प्राकृतिक रूप से ये तो होगा ही, ठीक है, और पशुपालन भी हम लोग आबादी के हिसाब से जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक स्रोत है, मीथेन का स्रोत है। और मीथेन कहाँ से आ रहा है, ये उसका कारण है, ठीक है। उसके बाद वातावरण हैलोजन युक्त वातावरण में हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन में वृद्धि, ठीक है। तो वातावरण में हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन में वृद्धि कैसे, पुराने फ्रिज व एसी में सीएफसी ओजोन चरण से पुराने फ्रिज व एसी में से निकला सीएफसी ओजोन चरण से वातावरण का तापमान बढ़ाता था।
तो पुराने जितने भी फ्रिज और एसी थे, और आज भी जो बहुत पुराने एसी और फ्रिज चल रहे हैं, ठीक है, उनसे जो सीएफसी निकल रहा है वो वातावरण का तापमान बढ़ा देता है। कैसे? याद कीजिए, सीएफसी दो तरीके से तापमान को बढ़ाता है। एक, वो खुद ग्रीन हाउस गैस है, मतलब वो वातावरण से गर्मी को वापस निकलने नहीं दे रहा। दूसरा, सीएफसी खुद और काम कर रहा है, मतलब वो और ऊपर जा रहा है और ओजोन मंडल में अपना एक मुक्त क्लोरीन या मुक्त हैलोजन छोड़ रहा है, जो कि ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके वो ओजोन को बनने से रोक रहा है। और ओजोन को बनने से रोक रहा है तो वहाँ से फिर यूवी किरणें हमारी पृथ्वी तक आ रही है, और जिससे कि ऊपर से और गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब दो तरीके से सीएफसी हमें हानि पहुँचाती है। ठीक उसी तरह से आधुनिक फ्रिज व एसी में देखिए, सीएफसी पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन आधुनिक एसी और फ्रिज में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है, और ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उष्णता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, हमारे वायुमंडल की उष्णता को। ये ओजोन का क्षरण नहीं करता, ओजोन का क्षरण हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं करता, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना शुरू हुआ था आधुनिक फ्रिज व एसी में। लेकिन फिर पाया गया कि ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है, तो ये भी एक समस्या है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैस के मुख्य स्रोत मतलब ये ग्रीन हाउस गैस आ कहाँ से रहे हैं और उनके बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, वो हमने समझ लिया। अब भूमंडलीय उष्णता से बचेंगे कैसे, तो ये सारा आप लोग आराम से खुद से सोच के लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले तो क्या करना है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना चाहिए। ठीक है, कम करना चाहिए, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना चाहिए। ये तो पहला हो गया, ये सब हर कोई कहता भी है। ठीक है, हर कोई ये कहता भी है, उनको पता भी है। तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पे रोक लगाकर वृक्षारोपण करना चाहिए, ये भी हर कोई कहता है। हमको ये पहले ये 1 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट दोनों आसानी से पता है, बहुत दिनों से इनकी चर्चा चल रही है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। अगर सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो जीवाश्म ईंधन के ऊपर हमें कम निर्भर होकर रहना पड़ेगा, तो इसलिए वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल करें तो हमें कोयला, पेट्रोल, डीजल ये कम चाहिए। उसके बाद क्या होगा, ये जो CFC, HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जैसे गैस है, इनका प्रयोग कम करने की कोशिश करनी होगी और उनके विकल्पों पर ध्यान देना होगा। मतलब इनके जगह पे कोई और चीज़ कैसे हम इस्तेमाल करके AC और फ्रिज, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग हम लोग कर पाए, उन बातों पे हमें ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हमारा जो भाग 2 है वो समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।